तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए फाइनली हम लोग शुरू करने वाले हैं आज क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम मैथ, जो कि आपके एनसीईआरटी हिंदी मीडियम मैथ क्लास 10th की ये पहली क्लास है। तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस क्लास में, कैसे कैसे पूरे साल हम लोग पढ़ाई करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको पूरे साल गाइड करेंगे। पूरे साल गाइड करेंगे किस तरह आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, किस तरह से सवाल लगाना, कैसे कैसे करना है, सारा का सारा कुछ हम बताएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री होकर के अपना अपना एग्जाम की तैयारी करिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सारे के सारे एकदम लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, और यह भी है एकदम बेसिक से। एकदम बेसिक से मतलब जिन विद्यार्थियों को थोड़ा भी कुछ अगर आता होगा या नहीं भी आता होगा, उन भी विद्यार्थियों के लिए पूरा क्लास है। तो बता दो उन लोगों को, जिन विद्यार्थियों को भाई मैथ से डर लगता है या कोई उनको दिक्कत लगता है, भाई हमको समझ में नहीं आता, तो उनको बता दो कि क्लास एक बार देख लो, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैथ है क्या। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल पहले कवर करेंगे। एग्जाम्पल कवर करने के बाद फिर हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर उसको प्रश्नावली को करेंगे। लेकिन अभी यह एग्जाम्पल भी शुरू करने से पहले भाई यह क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो आपको पता होना चाहिए भाई वास्तविक संख्याएं होती क्या है। आपको इसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना, आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तभी तो इसके एग्जाम्पल किए जाएंगे भाई, तभी हम सब इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखिए, इसका हम लोग परिचय एवं उदाहरण आज की क्लास में करने वाले हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इसकी प्रश्नावली करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग भाई जो बेसिक सा नॉलेज है, जानकारी, और सबको पता होना चाहिए, जल्दी से 2 मिनट में जान लेते हैं क्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या किन्हें कहा जाता है? तो प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति में काउंट कर सको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11 12 13 अनंत तक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। सिंपल बात, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, और सारे के सारे धनात्मक होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राकृतिक संख्या भाई, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट कहां तक जाएगा भाई? अनंत तक। यह क्या हो गया हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। वही बात कर ले पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई अंतर नहीं है। जीरो सा मतलब माइनस अंतर कहते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? जीरो। बस पूर्ण संख्या में अगर जीरो ऐड कर दें तो प्राकृतिक संख्या ही समझ लो पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये भी कहां तक जाता भाई? ये भी अनंत तक संख्या होती है। बस प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को ध्यान से देखो, दोनों में क्या अंतर है? केवल 0 का, बाकी तो सेम संख्या है। यह भी धनात्मक होता है, पूर्ण संख्या भी धनात्मक होता है। यह हो गया पूर्ण संख्या। अब बात कर ले पूर्णांक। तो पूर्णांक तो भाई सबको पता होगा, आपने कक्षा 8वीं में, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा है। आप तो क्लास 10th में आ गए, क्लास 10वीं में आप लोग पढ़ेंगे भाई पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक तो आपको पता ही होगा। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जैसे ये हमारे पास मान लो 0 हो गया, तो इस तरफ वाली संख्या -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक। और प्लस में भी 1 प्लस का 3 प्लस का 4 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। तो कहने का मतलब है जो पूर्णांक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों को दोनों क्या होते हैं भाई? एक ऋणात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आप इस तरह से पूर्णांक संख्या के बारे में जान सकते हो। ठीक, बाकी बात कर ले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? तो परिमेय संख्या के लिए हम आपको 3 रीजन देंगे। अगर वह तीनों रीजन उसमें फिट होगा तो वह परिमेय संख्या है, अदरवाइज वह अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक, तो अगर वो तीनों की तीनों चीज इसमें फॉलो होंगे तो उसको आप परिमेय संख्या बोलोगे। अगर एक भी चीज फॉलो नहीं हो रहा तो वह तुरंत क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहला काम क्यू है पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। नंबर दूसरी क्या है कि जो क्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा और आखिरी पॉइंट कि जो पी व क्यू है क्या होने चाहिए? पूर्णांक। भाई जो पी और क्यू है पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो ध्यान से 3 चीज क्या है? पहला कि बट्टे के रूप में होना चाहिए, पी बट्टे क्यू मतलब बट्टे के रूप में होना चाहिए। दूसरा उसका जो हर है, नीचे वाला जो हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को
हर कहा जाता है। तो जो हर है वह जीरो ना हो, बाकी पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो ही वह परिमेय संख्या मानी जाएगी, अदरवाइज हम उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, आगे देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में भाई सेम चीज, अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं फॉलो होगा तो वह अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। एग्जांपल में ले लें, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं √3। अब आप कहोगे सर जी √3 बटे तो एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, दुनिया में किसी भी संख्या के बटे आप एक लगा सकते हो, तो हम इसके बटे एक लगा देंगे। अब फॉलो कराइए भाई सर जी, भाई √3 बटे एक मतलब p बटे q। दूसरा, हर इसका जीरो नहीं होना चाहिए, तो हर कहाँ जीरो है, हर तो कितना है, एक है, वह जीरो से बड़ा ही होता है, तो यह तो भाई q जीरो भी नहीं हुआ। तीसरा क्या हो गया, p और q पूर्णांक होने चाहिए, सिंपल, एक तो पूर्णांक है भाई, एक तो पूर्णांक दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि हमने पूर्णांक के बारे में जाना है, पूर्णांक -1 से शुरू होती है अनंत तक, और 1 से शुरू होती है इधर, यह क्या होती है धनात्मक, ये भी अनंत तक, और जीरो भी हमारा पूर्णांक ही है भाई, पूर्णांकों के बीच में जीरो है तो जीरो पूर्णांक क्या माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखिए ध्यान से, तो √3 बटे एक यानी कि बटे के रूप में हो गया, इसका हर जीरो नहीं है, लेकिन पी और क्यू पूर्णांक है, क्या हर तो पूर्णांक है, लेकिन ये जो √3 है यह पूर्णांक नहीं है, इसके नाते √3 हमारे पास क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, और भी अपरिमेय संख्या होती है जो बिना जो विदाउट रूट होती है, मतलब जो करड़ी में नहीं होती है फिर भी अपरिमेय संख्या होती है, मतलब नॉन रिपीटिंग जो संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो 3.4532311 डॉट, यह संख्या कभी रिपीट ही नहीं हो रहा। जब संख्या कभी रिपीट ही नहीं होगा तो इस तरह की भी हम जानते हैं क्या होते हैं, इस तरह अपरिमेय संख्या, इस तरह की भी होती है अपरिमेय संख्या। तो आप परेशान ना हो, डॉट डॉट आगे तक चलेगी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, तो भाई वास्तविक संख्या के बारे में तो भाई हमारा चैप्टर ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, मतलब परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उन सबको वास्तविक संख्या बोला जाएगा। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सारी के सारी आप क्या बोलते हो, अपरिमेय संख्या कह सकते हो, सॉरी उनको आप वास्तविक संख्या बोल सकते हो। मतलब अगर अपरिमेय संख्या है तो भी वास्तविक संख्या है, अगर वह परिमेय संख्या है तो भी वास्तविक संख्या है। अपूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये तो भाई सारे के सारे परिमेय संख्या ही होती है भाई, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती है, कोई दिक्कत कोई डाउट वाली बात नहीं है, सारे के सारे परिमेय होते हैं। तो कहने का मतलब वही है। तो वास्तविक संख्या जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, -1 हो गया, -8 हो गया, -9 हो गया, ये सारी की सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है भाई। दुनिया में सारी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सबको वास्तविक संख्या बोला जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अब आराम से हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण की तरफ, और यकीन मानो अगर आप लोग शांति से चारों एग्जाम्पल जो हम अभी बताएंगे, चारों एग्जाम्पल अगर आपने प्रश्नावली 1.1 के चारों एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो यकीन मानिए प्रश्नावली फिर हो जाएगी आपसे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक भी क्वेश्चन में, प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप ढंग से सारे के सारे एग्जाम्पल ये देख लो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, संख्याओं 4 पे घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो फाइनली हमारे कहने का मतलब है क्या, आप ध्यान से समझना प्रश्न को। जैसे दिया है कि 4 पे घाते n और n एक प्राकृतिक संख्या है, n मतलब घात है, लेकिन घात को आप प्राकृतिक संख्या मानो, तो घात को प्राकृतिक संख्या मानोगे तो प्राकृतिक संख्या भी हमने बताया कहां शुरू होता है, 1 से। मतलब आपको घात 4 पे जो घात रखना है वह आपको 1 रखना है। आप मतलब 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि -2 रख दो, -3, -4, ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या धनात्मक हो 1 से लेकर अंत तक, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो आप n का मान प्राकृतिक संख्या रखोगे तो क्या, जब घात आप प्राकृतिक संख्या रखोगे तो क्या उसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, क्या वह 0 पे समाप्त होगा क्या,
उसका कोई अंक जीरो पे समाप्त होगा क्या, ये बताना है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन वैसे हम बताते नहीं होगा, 100% नहीं होगा। होने के लिए एक रीजन है, अभी हम बताएंगे रीजन क्या है। तो ध्यान से देखना, एक बार हम करके देखते हैं। जैसे अब देखो n बराबर आप 1 रख सकते हो, कामा 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, इस तरह से आप ढेरों सारे प्राकृतिक संख्या रख सकते हो। तो रखो, यानी कि जो घात है 4 पे घाते n, तो 4 पे घाते n का मान हम लोग क्या रखने वाले हैं, प्राकृतिक संख्या 1। तो 4 पे घाते 1 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। क्या ये जीरो पे समाप्त हुआ, नहीं। 4 पे घाते n का मान 2 रख दो, प्राकृतिक संख्या, तो 4 पे घाते 2 का मतलब 16। क्या जीरो पे समाप्त हुआ कोई इसका अंक, नहीं। 4 पे घाते n की जगह पे आप क्या रख दो, 3, यानी कि 4 पे घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 64। क्या यह जीरो पे समाप्त हुआ, नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा समाप्त जीरो पे, तो उसके लिए एक लॉजिक है कि भाई किसी भी संख्या अगर उसका भाई अगर अंक जीरो पे समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5, कितने, 2 और 5 ये तो आने ही चाहिए। उस संख्या, जिस संख्या को जीरो पे समाप्त आपको करना है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से उसमें होने चाहिए, तभी वह संख्या जीरो पे समाप्त होगा, अदरवाइज वह जीरो पे समाप्त नहीं होगा। जैसे यहां देखो ध्यान से, 2 और 5, अगर मान लो एक बार के लिए आप सोचो कि 2 भी हो 5 भी हो, अगर सर जी 2 है 5 है और साथ में 3 भी है, या सर जी 7 भी है, तो भी वह जीरो पे समाप्त होगा। इसका उत्तर है हाँ, वह भी जीरो पे समाप्त होगा। रीजन क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें केवल चाहिए 2 और 5, बस हमें इनसे मतलब है। बाकी इनके अभाज्य गुणनखंड में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17, 19, 23 कुछ भी आ जाए, हमें उनसे नहीं मतलब है। हमें मतलब है किससे, केवल 2 और 5 से। अगर यह ऐसा नहीं कि केवल 2 आए तब भी जीरो पर समाप्त होगा, नहीं, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वह जीरो पर समाप्त होगा। और यहीं पे हम लोग बात कर लें कि ये जीरो पे समाप्त क्यों नहीं होगा, आप खुद देख लो। जैसे मान लो 4 पे घाते हैं 4, मान लो सिंपल 4, अब 4 का गुणनखंड करो आप ईमानदारी से, तो कितना आएगा भाई, 2 गुणे 2। भाई 4 का गुणनखंड करने के बाद आया 2 गुणे 2, तो आप खुद देखो कि 2 गुणे 2 में 2 तो है, 5 कहीं नजर आपको आ रहा है क्या, 5 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर जी 4 पे घाते n, आप n का हम कुछ भी मान रखते चले जाएं, लेकिन कभी भी यह जीरो पे समाप्त नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 है, 5 नहीं है, इसके नाते। तो यह तो हो गया रफली काम। अब हम लोग इसको एग्जाम में किस तरह से आपको सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले आपको करना है, यहां लिखने के लिए लिखना पड़ेगा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, किसके, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5, 2 तथा 5 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से क्या हो, उपस्थित हो। 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, तो वह संख्या शून्य पर, तो वह संख्या अपनी, हाँ, तो वह संख्या अपनी शून्य पर समाप्त होगी। तो ही संख्या वह शून्य पर समाप्त होगी अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में आपको क्या मिलेगा देखने को, 2 और 5। इसके अलावा भी कुछ मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी वो जीरो पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन
4 पे घाते n, 4 पे घाते n, अगर इसके भाई अभाज्य यानी कि इस संख्या 4 की जो 4 संख्या है यानी अंक है उसको अगर उसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें क्या आएगा भाई 2 गुणे 2 पे घाते n। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे 2 और 2 है 5 नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा है ना, लेकिन 4 पे घाते n, अतः लेकिन 4 पे घाते n बराबर 2 गुणे 2 पे घाते n, जहां 2 तो है किंतु 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए मान के लिए 4 पे घाते n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप इस तरह से आसान तरीके से बता सकते हो कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी। रीजन क्या है भाई, नहीं होगी, बस बात खत्म। तो हमारे ख्याल से आपको अब इस तरह का आपको एक प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेगा, आप बड़े आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आने चाहिए, बात खत्म। 2 और 5 आने चाहिए, नहीं आ रहा है 0 पे समाप्त नहीं होगा, कुछ भी कर लो। आगे बढ़े, अगला उदाहरण नंबर 2। यह तो भाई आप बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 6वीं 7वीं 5वीं से। 6 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं भाई। 6 का अभाज्य गुणनखंड आप जब करोगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 गुणे कितना आएगा 3, 2 गुणे कितना आएगा 2 गुणे 3, है कि नहीं, 2 गुणे 3 यानी कि 2 गुणे आ रहा है 3, और इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 पे घाते 1 गुणे 3 पे घाते 1। ठीक, यह हो गया इसका गुणनखंड। अब बात कर ले 20 का गुणनखंड कर लो जल्दी से। तो 20 का गुणनखंड करो कितना आएगा, पहले 2 से काटो कितना आएगा, 10 बार में कटेगा। फिर 10 को 2 से काटो कितना बार में कटेगा भाई, 5 बार में। फिर 5 को 5 से काट लो, और इसको आप घातांक के रूप में किस तरह लिख सकते हो, 2 पे घाते 2 और गुणे में 5। यह हो गया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब एक बात हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, आप उसको नोट डाउन करना थोड़ा सा कि क्या मेन चीजें बताने जा रहे हैं आपको। जैसे मान लो HCF निकालने हैं, क्या निकालने हैं HCF। तो HCF जब भी निकाला जाता है इस तरह, यानी कि आपको इस तरह संख्याओं का अगर आपको HCF निकालना है तो आपको देखना है कि भाई 20, यानी कि आप यहां देखो ध्यान से कि भाई 20 हो गया, 20 का हमारे पास क्या निकला है 2 पे घाते 2 गुणे 5, ठीक। और हमारे पास 6 का क्या निकला है 2 पे घाते 1 गुणे कितना हो गया 5। तो HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ वाली संख्याओं का न्यूनतम घात यानी कि निम्नतम घात लिया जाता है, और एलसीएम में उभयनिष्ठ वाली संख्याओं का उच्चतम घात लिया जाता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, यानी कि जो उभयनिष्ठ संख्या है उसका उच्चतम घात लेंगे। एलसीएम में, एचसीएफ में क्या होगा, जो आपको कॉमन दिखेगा बस उसी से केवल मतलब है। एचसीएफ में केवल उसी से मतलब होता है जो उभयनिष्ठ होता है, बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है उससे कोई मतलब होता नहीं है। बाकी अब देखो ध्यान से, जैसे एचसीएफ में यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 क्या है कॉमन है, तो कॉमन वाली संख्या को ध्यान से देखो, 2 पे घाते 1 है, 2 पे घाते 2 है, तो बताओ सबसे छोटा घात कौन है, ई वाला, 1 वाला है। इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2 पे घाते 1, यानी कि कितना हो जाएगा यह 2, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमने गलती से 5 लिखा, या कितना रहेगा भैया यह रहेगा अपना 3 है, 3 घाते। तो केवल 2 ही इसमें कॉमन है,
और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका HCF हो गया। अब बात कर ले एलसीएम। एलसीएम में कॉमन वाली संख्याओं का सबसे उच्चतम घात, तो कॉमन संख्या क्या है भाई, 2 है, तो 2 पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2। अब गुणे में कौन कौन सी संख्या कॉमन नहीं है, 3 और 5, तो ये गुणे 3 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है एलसीएम में जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं उनका भी पीछे गुणा होता है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 पे घाते 4 और गुणे 5 दिया कितना हो जाएगा 15, जो कि मिलकर कितना हो जाएगा 60। तो जो प्रश्न है वो हमारे पास हो गया, आंसर कितना हो जाएगा इसका भाई, एलसीएम 60 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे प्रश्नावली में मिलेगा, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अरे दूसरे के बाद कायदे से आना चाहिए था तीसरा, यहाँ आ गया चौथा, और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बी छूटा होगा कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 6, 72, 120 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसा अभी इसके जस्ट पहले वाले में किया। फिर उसके बाद जो कॉमन संख्या होगा उसका देखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या कौन है, जो उभयनिष्ठ संख्या होगा उसका जो सबसे छोटा वाला घात होगा, जो कॉमन संख्या होगा, जो सबसे छोटा घात होगा उसका हम लोग क्या लेंगे भाई, एक घात, यानी कि सबसे छोटा वाला घात लेंगे। जल्दी से कर लेते हैं उसको, देखो ध्यान से। तो 6 का जब आप गुणनखंड करो कितना आएगा भाई, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। आप इसको घात के रूप में किस तरह लिख सकते हो भाई, 2 पे घाते 1 और गुणे 3 पे घाते 1। वही बात कर लेगा 72 का, तो भाई जब 72 का आप गुणनखंड करोगे तो 72 का आप गुणनखंड करो कितना आएगा भाई, 2 से 36 बार में 72 होता है, और फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 एक कम 3। तो यानी कि आ गया हमारे पास 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। इसको घातांक रूप में किस तरह लिखोगे भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब बात कर ले 120। अब 120 का जब गुणनखंड करोगे, जब 120 का गुणनखंड करो कितना आएगा भाई, 120 का गुणनखंड करने कितना आएगा, आप इसे बता दो, 2 से काटोगे कितने भाई, 2 से काटोगे, पहले 2 से काटो कितना आएगा 60। जब 60 को 2 से काटोगे कितना आएगा 30, 30 को 2 से काटोगे कितना आएगा 15, 15 को 3 से काटोगे 5 आएगा, 5 को 5 से काटोगे कट जाएगा। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार। 5 कितनी बार है भाई, नहीं 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। अब ध्यान से देखो, इनका एचसीएफ आप यही जल्दी से निकालो, एचसीएफ निकालोगे, जल्दी बताओ। एचसीएफ में जो कॉमन संख्या है उसका सबसे छोटी घात लिया जाता है, तो कॉमन संख्या क्या है इसमें, आप देखो ध्यान से, 2 है, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ पे 2 3 बार, यहाँ पे 2 3 बार है। तो सबसे छोटा घात किसका भाई, 2 पे घाते 1, तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पे घाते 1 वाला गुणे। अब बात कर ले 3 भी कॉमन है भाई, 3 भी इसमें मिल रहा है, तो 3 1 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो हमें सबसे छोटा घात लिया जाएगा, तो 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 3। अब 5 कॉमन है या नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा 15, सॉरी कितना हो जाएगा 2 3 6। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया 6। अब इसके बाद हम बात कर ले एलसीएम, तो एलसीएम तो जल्दी से बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम जो कॉमन संख्या है देख लो ध्यान से, 2 कॉमन है, सबसे बड़ी घात लेना है, तो 2 पे घाते सबसे बड़ा घात कौन दिख रहा है, 3, 3 अधिकतम है तो 3 लेंगे। और यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो 3 में लेकिन सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ पे 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार, यहाँ 2 बार है, तो 3 पे घाते 2 ले लेंगे। और एलसीएम में एक खास बात होता है, अगर जो संख्या कॉमन नहीं होती है उनको भी पीछे काउंट कर लेते हैं हम, 5 यहाँ लिख लेंगे इंटू में। अब यहाँ गुणा कर लो, 2 पे घाते 3 का मतलब कितना होता है भाई 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 3 पे घाते 2 का मतलब होता है 3 त्रिक का 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360। तो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए अच्छे से, बाकी हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके सभी प्रश्नावली करेंगे जो है, ठीक, तब तक के लिए बाय।